और आप खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा में एक मॉल में युवक और सुरक्षा कर्मी के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने में आया है और वो घटना सिटी मॉल की बताई जा रही है। तो घटना गौर सिटी मॉल की है, जहां पर युवक ने सुरक्षा कर्मी को पीट कर लहूलुहान कर दिया। मामला बिसरख इलाके का है, पुलिस जांच में जुटी है। तो ये घटना का सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह मारपीट हुई है। पूरे मामले में मॉल में दो लोगों में आपसी झगड़ा हुआ और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। दोनों के हाथ में ही डंडे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे पर थप्पड़ डंडे बरसाने से भी गुरेज नहीं की। युवक ने एक सुरक्षा कर्मी की पिटाई की है, बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इस झगड़े का आखिर कारण क्या था। लेकिन इस दौरान किसी ने इस वीडियो को बनाया और अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। कासगंज में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया कि भरगैन के पूर्व चेयरमैन की संपत्ति को कुर्क किया गया है और पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस उर्फ कालिया की संपत्ति कुर्क हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई और इस दौरान भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। तो भरगैन के पूर्व चेयरमैन की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बाकायदा मुनादी करवाकर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 कुर्कशुदा संपत्ति गाटा संख्या 1042/0. एक तरफ यूपी उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व खोल दिए गए हैं ताकि पर्यटक बाघों का दीदार कर सकें, तो दूसरी तरफ बाघिन के कत्ल की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मामला अल्मोड़ा के मरचूला में रिहायशी इलाके में घुसी एक बाघिन को फॉरेस्ट गार्ड ने ही गोली मार दी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या फायरिंग कर रही है? रात में टूटा जंगल का कानून, बाघिन का कत्ल, गार्ड पर केस दर्ज। अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। ला 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 दे ले दे ले दे। मारो मारो मारो। अरे यार क्या फायरिंग कर रही है? तस्वीरें डराने वाली हैं, खौफ पैदा करने वाली भी, क्योंकि बाघिन सामने खड़ी है। लेकिन इसके बाद का मंजर झकझोर देने वाला है, क्योंकि यहाँ एक बूढ़ी बाघिन का कत्ल हुआ है। कैमरे के सामने कत्ल हुआ है। ये चौकी वाले कहाँ गए? पुलिस वाले न वो वाले रघु तो हिल भी नहीं रहे। घुस रहा है वो। हाँ टॉर्च लाओ मुझे बिहार जाना, मशीन चालू करो। वो अंदर जाने की कोशिश कर, डर गया वो। मशीन ले जाओ पर मैं फोन तस्वीरें अल्मोड़ा के मरचूला की है। यहाँ बीती रात एक बाघिन की मौत हो गई। मौत की वजह गोली लगने के बाद अत्यधिक खून बहना बताया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर लगता है कि जानबूझकर बाघिन को मारा गया हो। निश्चित रूप से मतलब वो डेथ हुई है। डेथ के कॉज को सर्टन करने के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया है और जिस तरह की जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसको टारगेट करते हुए गोली चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाघिन बूढ़ी थी और भूखी भी। खाने की तलाश में वो रिहायशी इलाके में घुस आई। बाघिन को भगाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन कर्मी पहुंचे लेकिन ट्रैंक्विलाइजर के बिना, जिसके बाद फॉरेस्ट गार्ड ने बाघिन को डराने के लिए 3 गोलियां चलाई। एक गोली बाघिन की जांघ पर जा लगी। अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। ला 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 दे ले दे ले दे। मारो मारो मारो। अरे यार क्या फायरिंग कर रही है? बाघिन की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि जंगल के रखवालों ने ही बूढ़ी बाघिन की जान ले ली थी। इसके बाद जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर ने गोली चलाने वाले फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 में केस दर्ज करवाया। बाघ की मृत्यु हुई है मरचूला बाजार में। प्रयास इसमें यह था कि क्योंकि वो बाघ 13 तारीख के आसपास भी दिखाई दिया था उसी जगह पे, तो हमारी रेस्क्यू टीम मौके पे थी। जो वनकर्मी थे वो गश्त पर थे और जब वो मौके पे बाघ, वो मादा बाघिन मौके पे आई तो उसको वापस जंगल में भेजने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई और उसमें से एक छर्रा उस मादा बाघ के लगा, जिसमें यह हादसा हुआ है। क्रम में जो वनकर्मी इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
जंगल का कानून को तोड़ने वाले जब जंगल की रखवाले ही हो तो जंगली जानवरों को खतरा और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही होता नजर आया इस वीडियो में भी। सवाल ये है कि क्या ऐसे हालातों से निपटने के लिए वन कर्मी क्या पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं है, या संसाधनों की कमी के चलते ट्रैंक्विलाइजर की जगह गोली चलाने की नौबत आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम ताजा खुलासों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट आपको बता दें, सीबीआई श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर सकती है। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। साथ ही श्रद्धा के शव के बरामद टुकड़ों की ठीक उसी टेक्निक से जांच की जाएगी जिस तरह हिटलर के सर की जांच की गई थी। हत्या का सबसे खौफनाक प्लान। एक मर्डर और साजिश की 100 परतें। फ्रिज में श्रद्धा को निहारने की कहानी। मर्डर के सबूत पुलिस के सामने है। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा खाक छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, ये मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मई की रात को दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ था जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस सवाल की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की जांच टीम आफताब को अपने साथ लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता लगा है कि 18 मई की रात आफताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी और उसी हालत में आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह ही आफताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और यही वजह है कि घर से पुलिस और फोरेंसिक टीम को खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है। लेकिन किचन से एक खून का धब्बा जरूर बरामद हुआ है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का कहना है कि ये खून का धब्बा क्या श्रद्धा का है या फिर ये खून का धब्बा आफताब का है या फिर किसी मांस के टुकड़े का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफताब इतना कॉन्फिडेंट था कि बिना किसी झिझक या घबराहट के उसने कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। महाराष्ट्र की वसई पुलिस ने श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तो पता लगा कि श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से आफताब ने 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने में किया था। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने परफ्यूम की 250 बोतलें भी खरीदी। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, उसे खरीदने में भी उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पे नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने में जुटी पुलिस के सामने आफताब के वसई कनेक्शन को क्रैक करने की चुनौती है। वसई के इसी यूनिक पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में आफताब अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पहुंचा था। 301 नंबर के इस फ्लैट में आफताब का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब ने अपने पिता को इस फ्लैट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला महज 15 दिन पहले मुंबई से सटे पालघर के वसई रोड में अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर वो माता पिता के साथ यहाँ पर आया हुआ था और घर शिफ्ट करने की वजह से वो दिल्ली से
मुंबई यहाँ पर आता है। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम वसई ईस्ट के यूनिक पार्क अपार्टमेंट में है और को दिखाना चाहेंगे कि यूनिक पार्क के सी विंग के तीसरे फ्लोर पर जो 301 फ्लैट नंबर है, आमीन पूनावाला, ये आफ्ताब का घर है। आमीन आफ्ताब के पिता का नाम है आमीन पूनावाला और 15 दिन पहले ही यहाँ पर आमीन पूनावाला और उनके बेटा आफ्ताब ने पूरे घर को खाली कर दिया और घर को खाली करने के बाद वो यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हो चुके हैं। साधारण दिखता था, शांत मिजाज का था, किसी से कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह भी कभी सोसाइटी में नहीं हुआ। अब सवाल है कि अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफ्ताब दिल्ली से मुंबई क्यों आया? क्यों 20 साल पुराने घर को खाली करने वो खुद वसई आया? घर खाली करने के बाद आफ्ताब का पूरा परिवार कहां गया? क्या आफ्ताब और उसके परिवार को पता चल गया था कि पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब पूरे केस को क्रैक करने के लिए जरूरी है, ताकि आफ्ताब के गुनाहों पर पड़ी हर परत को हटाया जा सके। श्रद्धा मर्डर केस से एक बात सामने निकल कर आई और वो ये है कि अगर किसी भी रिश्ते में ऐसे हालात से बचना है तो अपने पार्टनर में आफ्ताब जैसी हरकतें दिखे तो सावधान हो जाए। हमने आफ्ताब जैसे क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट से बातचीत की है। आप भी देखिए, रिश्तों में खटपट के साइन अगर दिखे, कब ये साइन होते हैं और कब आपको सावधान हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, 3 साल का एक रिलेशनशिप जिसमें बार बार पता चल रहा है एक एब्यूजिव रिलेशन है, कैसे श्रद्धा खुद को बचा सकती थी और कैसे लोगों को समझना चाहिए कि जो सामने वाला है उसका गुस्सा जो है कितना ट्रिगर हो रहा है, वो कितना हार्म कर सकता है। राइट। देखिए, वैसे तो गुस्सा और ये सब तो चीज़ें होती रहती है, रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है कि आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते हो या फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरा पर्सन कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा, या फिर आपको हर रोज़ लग रहा है कि इतना एग्जॉस्टिंग हो रहा है या फिर बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है रिलेशनशिप में, तो ऑटोमेटिकली टॉक्सिक के साइंस हो जाते हैं। आपको वहीं से अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो आफ्ताब से जुड़ा एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। आफ्ताब जब श्रद्धा के शव के टुकड़े काट रहा था तब उसका हाथ भी कट गया था और जिसके बाद वो पास के ये क्लिनिक भी गया और डॉक्टर के मरहम पट्टी कराने के बाद उसने दवाई भी ली। न्यूज 18 की टीम उस डॉक्टर के पास भी पहुंची जिन्होंने आफ्ताब का इलाज किया था। साइको किलर की हॉरर स्टोरी। दस दिन पहले होने वाला था मर्डर। एक गलती ने सलाखों तक पहुंचाया। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने गुनाह में कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसे देर सबेर सलाखों तक पहुंचा ही देता है। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफ्ताब ने खुद के बचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। एक एक सबूत उसने बड़ी बारीकी से मिटाया, लेकिन कत्ल और कत्ल के सीक्वेंस के डिजिटल सबूत वो चाहकर भी नहीं मिटा पाया। 26 अक्टूबर को वसई पुलिस ने आफ्ताब का पहली बार बयान लिया। आफ्ताब ने पहले बयान में बताया कि 22 मई को उसका श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ और इसके बाद वो अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 26 मई को श्रद्धा का फोन बंद हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि श्रद्धा के फोन से 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुए और उस दौरान फोन की लोकेशन दिल्ली के छतरपुर की थी। इसी झूठ से आफ्ताब बेनकाब हो गया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफ्ताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पे नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।